मिलेगी आपको मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। कोई इसमें जेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें खाली मॉनेटरी कॉम्पनसेशन का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट आता है, ये होता है अनकोडिफाइड, मतलब कि अलग से प्रेजेंट नहीं है, ये कॉमन लॉ में ही प्रेजेंट है। जैसे कि क्रिमिनल लॉ होता है तो उसके लिए पहले आईपीसी था, अब बीएनएस है। इस टाइप से क्रिमिनल लॉ के लिए तो है, पर टॉर्ट्स के लिए ऐसा कुछ सच अलग टॉर्ट्स करके लॉ नहीं है। जो कॉमन लॉ है इंडिया का वो उसी में ही, उसी के अंडर आता है, वो अलग से कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये पहली है, यूबी जस्ट एवी रेमेडियम, वेयर देर इज अ राइट देर इज एन रेमेडी। मतलब अगर जहाँ पे कोई आपका राइट है, राइट वायलेट हो रहा है, तो आपके पास सॉल्यूशन है कि आप कोर्ट जा सकते हो और उसको किसी उस पर्सन को लायबल आप कह सकते हो। नेक्स्ट आपकी मैक्सिम आती है इंजूरियस साइन डैमनम। इसका मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट एनी कॉजिंग हार्म टू द प्लेंटिफ। अब इसमें यह है कि आपके पास कोई लीगल राइट है, लेकिन आपका किसी ने राइट वायलेट करा पर आपको ज़्यादा हार्म नहीं हुआ, लेकिन इस केस में आपका राइट वायलेट हो रहा है तो लायबल होगा वो इंसान, तो इसमें आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। इसमें एक एग्जाम्पल, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है एशबी वर्सेस वाइट केस। इसमें क्या हुआ था, एक इंसान था, उसको वोट देने के लिए जाना था, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने आकर के उसको एक कमरे में बंद कर लिया 1 घंटे के लिए, जब तक वोटिंग हो रही थी। और जब वोटिंग पूरी हो गई तो उसको छोड़ दिया। अब उसको जिस पार्टी, उसको ए पार्टी के लिए वोट देना था, लेकिन वो नहीं दे पाया। अब उसका राइट था वोट देने का, राइट टू वोट सबके पास है, लेकिन अब उसका राइट लोगों ने छीन लिया क्योंकि वो वोट देने नहीं जा पाया। तो फिर उसका यानी कि उसका राइट वायलेट हो गया। लेकिन जब बाद में इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है कि जिस पार्टी को उसको वोट देना था वो पार्टी जीत गई। यानी कि कुछ इतना बड़ा भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिस पार्टी को वोट देना चाहता था वो पार्टी अल्टीमेटली जीत तो गई, तो कुछ इतना बड़ा डैमेज नहीं है, राइट टू वोट वो वायलेट हो गया। बाकी देखा जाए ऊपर से कोई इतना बड़ा डैमेज नहीं हुआ, पर उसका राइट वायलेट हुआ, तो इसकी वजह से जो इंसान, जिन लोगों ने उसको कमरे में बंद करा था, वो लायबल होंगे। तो इसमें इस वाले केस में उसको कॉम्पनसेशन मिल सकता है। इस मैक्सिम को बोलते हैं इंजूरियस साइन डैमनम, यानी कि इंजरी विदाउट डैमेजेस। इंजरी हो रही है, चाहे उससे कुछ डैमेज हो या ना हो, पर किसी ने राइट वायलेट तो करा है ना, तो इससे आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। अब इसका उल्टा कर दो, वो हो जाएगा डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेजेस विदाउट इंजरी, जिसमें कि आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा। जब आपका राइट वायलेट नहीं हो रहा तो आपको कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल है ग्लास्टर ग्रामर स्कूल। अब इसमें एक एग्जाम्पल होता है कि एक स्कूल था, वो पहले बहुत अच्छा चलता था, वो उस एरिया में एक ही स्कूल था, राइट, और वो बहुत अच्छा चलता था, सारे आसपास के लोग वहीं पढ़ने के लिए आते थे, अच्छी कमाई हो रही थी उनकी। लेकिन एक इंसान ने सोचा कि मैं दूसरा स्कूल खोल लेता हूँ, और उसने उसी स्कूल के बराबर में दूसरा स्कूल खोल लिया। अब लोगों के पास चॉइस, स्कूल में जाए या दूसरे वाले स्कूल में जाए जो नया खुला है। तो धीरे धीरे करके जो नए कुछ लोग थे वो नए वाले स्कूल में जाने लगे। अब जो नए वाले स्कूल में फैसिलिटीज़ थी वो भी बहुत अच्छी मिल रही थी, तो लोगों ने पुराने वाले जो स्कूल था उसको छोड़ दिया और नए स्कूल में जाने लगे। अब ऐसे क्या हुआ, इनकी सेल्स का, इसमें क्या हुआ, इन लोगों ने केस फाइल कर दिया कोर्ट में कि इन्होंने हमारे बराबर में स्कूल खोला है, तो इसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है, हमारा जो प्रॉफिट है वो कम आ रहा है। लेकिन इसमें जब इनका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, अब उसके बराबर में तो कोई भी आकर के स्कूल खोले या कुछ और बिजनेस खोले, इसमें उनका कोई तो कोई राइट वायलेट नहीं हो रहा, तो इसीलिए इसमें डैमेज तो हो रहा है पर इसमें कोई इंजरी नहीं है। डैमेज क्या हो रहा है कि इसमें उनका जो प्रॉफिट था वो कम हो गया, लेकिन उनका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से इसमें कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है, इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्लेंटिफ के ऊपर होता है। यानी कि मान लो प्लेंटिफ वो होता है जिसने जो केस करता है, और डिफेंडर वो होता है जिसके ऊपर केस हुआ होता है। अब जो भी केस है उसको प्रूव करने के लिए उस सारा जो बर्डन होगा वो प्लेंटिफ प्रूव करेगा कि डिफेंडर ने उसके साथ ये करा है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इतना अभी किसी को डाउट, इतना समझ आया? किसी को कोई डाउट? यू कैन थम्स अप, यू कैन शो योर रिएक्शंस, और आप चैट्स पे भी लिख सकते हो। चैट पे आप लास्ट वाला समझ नहीं आया, लास्ट वाला बर्डन ऑफ प्रूफ।
ओके, मैं दोबारा समझा रही हूँ ये वाला। आदि मैंने आपको बताया था कि जो टॉर्ट्स में दो टर्म्स होती हैं, प्लेंटिव और डिफेंडर। प्लेंटिव वो होता है जो केस करता है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है, और डिफेंडर वो होता है जिसके खिलाफ केस फाइल करता है। अब डिफेंडर को गलत प्रूफ करने का जो पूरा काम होता है वो प्लेंटिव का होता है। उसे पूरा प्रूफ करना होता है कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है और डिफेंडर इस चीज़ में ये लायबल है और मुझे इसका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। जो इस चीज़ में ये होती है कि पूरी जो चीज़ है, पूरा जो केस है उसको समझाने का काम प्लेंटिफ करता है, प्लेंटिफ का लॉयर करता है उसके केस में, राइट। अब आगे आपको ये वाला समझ, अभी तो और कोई डाउट नहीं है ना इस वाले टॉपिक से? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब टॉर्च के अंदर ही एक सब टॉपिक होता है ट्रेसपास टू पर्सन। अब ट्रेसपास ये होता है, पहले हम स्टार्टिंग में समझते हैं कि पूरा ये क्या है। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी होती है वो आपको दो राइट्स देती है, ओनरशिप के और पोजेशन के। अब ट्रेसपास क्या होता है? वायलेशन ऑफ राइट ऑफ पोजेशन। मेरे पास है, मेरी पॉकेट में पड़ा है, लेकिन कोई मान लो पेन चुरा के भाग गया, यानी कि उसने जो मेरी चीज़ थी वो लेके चला गया वो, तो यानी कि मेरे पास जो मैं पोजेस कर रही थी जो चीज़, उसका वो राइट वायलेट हो गया, तो दैट इज ट्रेसपास। अब ट्रेसपास दो टाइप्स की होती है, एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव। मान लो अभी मेरे पास पेन था, तो वो एक्चुअल ट्रेसपास की, एक्चुअली में मेरे पास वो चीज़ थी। कंस्ट्रक्टिव कि मेरे पास मेरे घर पे वो पेन पड़ा था और वो कोई घर से निकाल के ले गया, यानी कि अभी वो मेरे पास प्रेजेंट में तो नहीं थी पर वो ओनरशिप मेरी है उस चीज़ की, तो वो होती है कंस्ट्रक्टिव ट्रेसपास। नेक्स्ट आता है ट्रेसपास टू पर्सन। इसमें तीन टाइप होते हैं, असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। पहले आते हैं असॉल्ट के ऊपर। असॉल्ट की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ये होता है अटेम्प्ट और थ्रेट टू डू कॉर्पोरियल हर्ट टू अनदर, coupled with an apparent present ability which gives a reasonable apprehension in the mind of another। यानी कि इसमें हम लोग अटेम्प्ट करते हैं किसी को हर्ट करने के लिए, जिस हर्ट अभी करा नहीं है पर मैंने अटेम्प्ट करा है, और मतलब मैं ऐसे दिखाना चाह रही हूँ कि सामने वाले के मन में एक फियर आ जाए। मान लो कोई इंसान है, वो जा रहा है, उसके हाथ में एक बहुत बेसबॉल बैट है, ठीक है, और वो बहुत लाइक काफ़ी बल्कि है और वो उसके हाथ में बेसबॉल बैट है और वो सामने से आपके जा रहा है और वो आपको ऐसे मारने वाले सिग्नल्स दे रहा है, तो यानी कि अभी उसने पर मारा नहीं है अभी तक, तो वो क्या होगा? असॉल्ट, यानी कि वो अटेम्प्ट कर रहा है आपको हर्ट करने के लिए और उसकी वजह से आपके माइंड में एक फियर बैठ गया है, तो वो होता है असॉल्ट। अब उसके एसेंशियल्स देख लेते हैं। अटेम्प्ट और थ्रेट, यानी कि वो अटेम्प्ट करा, अभी तक उसने करा नहीं है, वो कोशिश कर रहा है। सेकेंड है अपेरेंट प्रेजेंटेबिलिटी, यानी कि वो उस टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो कॉल पे मुझे कह रहा है या फ़ोन कॉल पे कह रहा है, क्योंकि उसका वहीं पे सामने प्रेजेंट होना ज़रूरी है, इमीडिएट थ्रेट होना ज़रूरी है, तभी वो असॉल्ट होगा, वरना वो असॉल्ट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है इंटेंशन। इसमें इंटेंशन होनी चाहिए। मान लो कि कोई इंसान ऐसे ही बेसबॉल बैट लेकर के जा रहा है और मैं वैसे ही उसे देख के डर रही हूँ, वो बस अपना मज़े में जा रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ले, तो उस टाइम पे वो चीज़ असॉल्ट नहीं होगी, क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी मुझे हर्ट करने की। इसमें फोर्थ पॉइंट है रीजनेबल एप्रीहेंशन। उसे देख करके मेरे माइंड में एक लाइक डर आ जाना चाहिए कि हाँ ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो एक इंसान एक पेंसिल लेकर के जा रहा है और वो मुझसे कह रहा है कि मैं तुम्हें इससे मारूंगा, लेकिन पेंसिल से किसी को क्या हर्ट होगा, तो वो फिर वो चीज़ असॉल्ट नहीं होगी। लेकिन उसकी जगह या वो नाइफ लेकर के जा रहा है या बेसबॉल बैट लेकर के आ रहा है, कुछ भी जिससे कि मतलब थ्रेट हो सकता है, मुझे हर्ट हो सकता है, तो वो चीज़ आई असॉल्ट में। अगर ये सारी कंडीशन मीट होती है तो उसको बोलते हैं असॉल्ट। इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन है कि वो नहीं है, तो फिर वो चीज़ असॉल्ट नहीं होगी। इतना क्लियर हुआ अभी ये वाला टॉपिक? I want to ask you describe that if someone tries to hurt us, then it is assault. But if he tries attack me or hit me, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप दोबारा या तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ लो। हेलो मैम। हम्म,
हेलो। I want to ask that if someone tries to hit me, but if I am successful in, you can say, defending it, then it will be assault. हाँ, इट विल बी असॉल्ट कि उसने अटेम्प्ट करा पर मुझे हर्ट नहीं हुआ। अगर वो हर्ट हो जाता है तो फिर वो कुछ और चीज़ हो जाएगी। अगर मुझे फिजिकल इंजरी हो रही है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन उसने अटेम्प्ट करा है तो वो असॉल्ट है। Okay, thank you, ma'am. अब आते हैं, और किसी का कोई डाउट? ओके, तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट आता है बैटरी। जैसे अभी इन्होंने बोला था कि अगर कोई पर्सन है वो हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर मैं पीछे हट जाती हूँ सक्सेसफुली तो वो होता है असॉल्ट। लेकिन अगर उस पर्सन ने मुझे हर्ट कर दिया तो वो हो जाएगा बैटरी। इतना सा ही अंतर होता है दोनों में। असॉल्ट में उसने मुझे सच में कोई हर्ट नहीं करा, उसने ट्राई करा पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा। बैटरी में क्या होता है कि हाँ मुझे फिजिकल इंजरी हुई है, इसमें फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। बस दोनों में इतना सा ही अंतर होता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फिजिकल कांटेक्ट इंटेंशनली विच इज़ नॉट जनरली एक्सेप्टेबल इन रियल लाइफ। यानी कि कोई फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है, इंटेंशनली होना ज़रूरी है, और ऐसा होना चाहिए कि जो जनरल लाइफ में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं किसी के साथ हैंडशेक कर रही हूँ तो वो बैटरी नहीं हुआ क्योंकि वो जनरल लाइफ में एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर कोई आकर के मुझे बेसबॉल बैट से मार रहा है तो वो जनरल लाइफ में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो हो जाएगा बैटरी। असॉल्ट प्रोसीड्स टू बैटरी, यानी कि पहले उसने मेरे मन में थ्रेट, मेरे मन में फियर बिठाया, थ्रेट दिया उसने मुझे, और फिर उसने मुझे मारा। तो असॉल्ट पहले होता है, देन उसके बाद होती है बैटरी। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही हो, पर जनरली ये देखा जाता है कि असॉल्ट प्रोसीड्स टू बैटरी। अब इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं। पहला, फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो फिर वो असॉल्ट हो जाएगा। सेकेंड, इंटेंशन होनी ज़रूरी है। थर्ड, अनएक्सेप्टेबल कांटेक्ट, यानी कि वो कांटेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो जनरल लाइफ में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर तीनों कंडीशन मीट करती हैं देन इट इज़ अ केस ऑफ बैटरी। अगर तीनों में से कोई भी मिसिंग है देन इट विल नॉट बी अ केस ऑफ बैटरी। इतना समझ आया किसी को? और किसी का कोई डाउट? ओके, इन द स्टार्टिंग वो दोनों के अंदर होगा, वो दोनों के अंदर होगा। वो ट्रेसपास भी और स्नैचिंग और थेफ्ट अलग होता है। थेफ्ट के अंदर ही स्नैचिंग आता है, अलग अलग सब वो होते हैं, वो दोनों के अंदर आ जाएगा। स्नैचिंग वुड बी लाइक क्रिमिनल, और ये तो अभी तो ये सिविल का टॉपिक है, उस दोनों के अंदर आ जाएगा वो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि क्लास का लास्ट टॉपिक भी है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है कि इसमें रिस्ट्रेन होती है और कन्फाइनमेंट, कि मुझे किसी ने किसी जगह बंद कर दिया और मुझे अब जाने की आज़ादी नहीं है, मेरे पास फ्रीडम नहीं है। उसने मुझे एक जगह बंद करके रख रखा है और बस मैं वहाँ से जा नहीं सकती, वो होता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इलीगल रिस्ट्रेंट, ये चीज़ होना चाहिए कि इलीगल होना चाहिए, कि पुलिस कस्टडी इसमें नहीं आएगी फिर, क्योंकि इसमें नाम में ही फॉल्स इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है, तो जो भी चीज़ होगी वो इलीगल होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लीट कन्फाइनमेंट ऑन द लिबर्टी ऑफ द पर्सन, कि यानी कि पूरी तरीके से उस इंसान को उसकी फ्रीडम छीन ली जानी चाहिए। अगर ऐसा है कि पार्शल है मेरे पास, कि मुझे बोला है कि तुम ईस्ट में जा सकती हो पर वेस्ट में नहीं जा सकती, तुम्हें बस एक ही डायरेक्शन में जाना अलाउड है, तो वो चीज़ पार्शल हो जाएगी, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में केस में नहीं आएगी। कंप्लीट कन्फाइनमेंट होना चाहिए, और जो पर्सन है उसके पास बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होनी चाहिए कहीं भी जाने की। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं, कुड बी फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज। इसमें टाइम इतना मैटर नहीं करता, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो या लॉन्ग ड्यूरेशन की हो, पर अनलॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नो मीन्स ऑफ एस्केप। मेरे पास कोई एस्केप करने का मीन्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास ऑप्शंस होंगे तो फिर वो इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। अगर मेरे पास भागने का चांस है तो फिर वो केस नहीं होगा।
इफ ऑल कंडीशंस मीट देन देयर विल बी अ केस ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. अगर ये सारी कंडीशंस जो है मीट करती है देन इट विल बी अ केस ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. अगर एक भी कंडीशन मिसिंग होगी देन इट विल नॉट बी अ केस ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. इतना समझ आया सबको? हाँ, ये ट्रेसपास के अंडर ही आता है. ट्रेसपास के काफ़ी टॉपिक होते हैं. अभी जो तुम्हारे क्लैट के लेवल के लिए ये 3 टॉपिक्स इनफ है, सफिशिएंट है. ओके, तो आज की क्लास के लिए तो बेसिक यही था. टॉर्ट्स का स्टार्टिंग यहीं से होती है. इनमें अगर किसी में भी डाउट हो तो आपको बता सकता है. मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ स्टार्टिंग से. जल्दी से ओवरव्यू दे देती हूँ पूरा. पहला जो जनरल जो लॉ होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल. टॉर्ट्स है जो सिविल के अंदर आता है. टॉर्ट्स में 2 टर्म्स होती हैं, प्लेंटिफ एंड डिफेंडर. प्लेंटिफ वो होता है जो केस फाइल करता है. डिफेंडर वो होता है जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ होता है. टॉर्ट्स में खाली जो रेमेडी होती है, एक ही रेमेडी अवेलेबल होती है, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन. और ये कोडिफाइड नहीं है, ये जनरल कॉमन लॉ में पाया जाता है. इसका बेसिक जिस्ट है, अगर राइट वायलेट होता है तो लाइबिलिटी होती है. 2 केसेस में आते हैं, इंजुरिया साइने डैमनम और डैमनम साइने इंजुरिया. इंजुरिया साइने डैमनम इंजरी विदाउट डैमेजेस, यानी कि मेरा राइट वायलेट हुआ है पर मुझे कोई डैमेजेस नहीं हुए तो इसमें कॉम्पनसेशन मिलेगा. उसका उल्टा कर दो, डैमेजेस हुए हैं पर इंजरी नहीं है तो इसमें कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. देन फिर आता है ट्रेसपास टू पर्सन. 3 टाइप होते हैं, असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. असॉल्ट क्या होता है कि किसी ने मेरे मन में फियर बिठा दिया कि वो मुझे आकर के हर्ट करेगा, वो होता है असॉल्ट. बैटरी होता है कि किसी ने मुझे आकर के फिजिकली हर्ट करा है. असॉल्ट लीड्स टू बैटरी. एंड देन फिर लास्ट इसका टॉपिक है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. टोटल कन्फाइनमेंट ऑफ माई लिबर्टी, मुझे कहीं आने जाने की आज़ादी नहीं है, मेरे पास कोई मीन्स ऑफ एस्केप नहीं है और वो इलीगल है. देन इट विल बी अ केस ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. आया सबको समझ? नो, असॉल्ट इज अटेम्प्टिंग. ट्राई अटेम्प्ट कि मैं अभी करने जा रही हूँ, मैं उसको मारने जा रही हूँ. बैटरी मैंने मार दिया, फिजिकल हर्ट हो गया. तो ये होता है दोनों का बेसिक डिफरेंस. तो गाइज आज की क्लास के लिए तो इतना ही था, छोटा सा ही टॉपिक था ये. तो मैंने सोचा था कि इंट्रोडक्शन है अभी लीगल रीजनिंग का, तो मैं थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बेस बिल्ड करते हैं स्टार्टिंग में.